हेलो बच्चों, वेलकम। अपन पढ़ रहे हैं बच्चों लॉस्ट स्प्रिंग, जो अपना चैप्टर है इंग्लिश का, क्लास 12 की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। उस लॉस्ट स्प्रिंग का हमने फर्स्ट पार्ट तो पढ़ चुके हैं, ये इसका सेकंड भाग है। ठीक है, इसका दूसरा भाग है और दूसरे भाग में हम यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पीकर्स लेट्स मी टू सीमापुरी। अब लेखिका ने पहले हमने देखा था कि जो अनिस जंग इस चैप्टर की लेखिका है, उसने बताया कि किस तरीके से ये जो लोग होते हैं जो बड़ी दयनीय हालात में अपना जीवन जीते हैं, अपने घर और परिवार छोड़ करके इंडिया आ गए हैं रोजी रोटी की तलाश में, और यहाँ आकर के उसने साहिब आलम से अपना परिचय, बाकी बच्चों से परिचय, बच्चों के जूतों के बारे में ये सारी चीज़ें पता कर ली, पूछ लिया। अब यहाँ से आगे जब हम बढ़ते हैं तो लेखिका क्या कह रही है कि माई एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय। तो इन बच्चों के साथ लेखिका का जो परिचय हुआ था, थोड़ा सा बच्चों में आपको कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय। तो इन बच्चों से जब लेखिका परिचित हो गई अनिस जंग विद द बेयरफुट रैग पीकर्स, बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पाँव। इन बच्चों के पाँव में जूते नहीं है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में जान चुके हैं। रैग पीकर्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा बिनने वाले बच्चे, कूड़ा कचरा बिनने वाले लोग। लीड्स मी टू सीमापुरी, तो इनका परिचय अब मुझे कहाँ लेके जाता है? मुझे सीमापुरी लेके जाता है, मुझे सीमापुरी में लेके गया। सीमापुरी क्या है? अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का एक सीमावर्ती इलाका, दिल्ली से लगता हुआ एक, दिल्ली के परिक्षेत्र में लगता हुआ एक इलाका है सीमापुरी। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि है तो दिल्ली से काफ़ी दूर, बट दिल्ली का बाहरी इलाका, दिल्ली से लगता हुआ इलाका है। मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से अगर हम देखें, है ना, मेटाफोरिकली का मतलब होता है लाक्षणिक रूप से, तो लाक्षणिक रूप से दिल्ली के पास पड़ता है, दिल्ली से लगता हुआ है दिल्ली से दूर बट फिर भी दिल्ली से लगता हुआ है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब यहाँ जो सीमापुरी है, इस सीमापुरी में जो लोग रहते हैं, दोज मैंने वो लोग, हु यानी जो, लिव हियर जो यहाँ पे रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स का मतलब होता है एक प्रकार से अतिक्रमण करने वाले, है ना, अतिक्रमी लोग हैं। अतिक्रमी का मतलब होता है गैर कानूनन यहाँ पे आए हुए हैं, गैर कानूनी रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये अतिक्रमी है जो कि बांग्लादेश से आए हैं। 1971 में आपको पता होगा बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, भारत पाक का युद्ध हुआ था, उसमें बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो 1971 के बाद ये लोग धीरे धीरे भारत में आते गए, बसते गए। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। साहिब कौन है? साहिब ए आलम, जो कि हमने पढ़ा इस कहानी, इस स्टोरी में हम साहिब की जो कहानी पढ़ रहे हैं, साहिब ए आलम जिसका पूरा नाम था, इसका परिवार भी इन लोगों में से एक है जो इस सीमापुरी में रहता है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं? तो सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी कहाँ पे है? तो दिल्ली का बाहरी इलाका, दिल्ली से लगता हुआ इलाका जो है वो यहाँ पे रहते हैं। कहाँ से आए ये लोग? ये लोग बांग्लादेश के ढाका से आए हैं और 1971 के बाद से ये लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, उस समय जब ये लोग यहाँ पे आए थे, उस समय एक प्रकार से जो सीमापुरी है, जो जगह है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये उजाड़ था। उजाड़ का मतलब ये था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जंगल पड़ा था, उबड़ खाबड़ था, कोई भी लोग वहाँ पे नहीं रहते थे। इट स्टिल इज, हालांकि ये अभी भी वैसा ही है ना, अभी भी वैसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है जैसा कि पहले था, जैसा कि उस समय जब ये लोग यहाँ पे आए थे उस समय था, वैसा अब खाली नहीं है। यहाँ पे अब बहुत सारे लोग और भी आ चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रहने लग चुके हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और अगले पेज पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे इसे पढ़ेंगे अपन कि इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। अब ये जो इनके जो घर है ना, ये एक प्रकार से घर नहीं है, मकान नहीं है, स्ट्रक्चर्स हैं, खांचे बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? मड यानी कीचड़, विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपोलिन, जिनकी जो छत है, रूफ है ना, ऊपर के जो ऊपर का जो भाग होता है वो टीन का है। टीन मैंने जो चादर नहीं आती, पतरे वगैरह जो होते हैं, टीन, और तारपोलिन मतलब जो एक प्रकार से प्लास्टिक टाइप जो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार के जो कच्चे मकान होते हैं, दीवारें गारे से बनी हुई दीवारें हैं, ऊपर या तो चादरें पड़ी है या फिर प्लास्टिक से ये अपने मकान को ढक लेते हैं। तो इस तरह का
इस तरह के इनके मकान हैं। डिवॉइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, बहते हुए पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज वहाँ पे नहीं है ना, सेवेज वहाँ पे नहीं है, गंदे पानी की निकासी और ये इस प्रकार का सारा काम नहीं है। लिव 10,000 रैग पीकर्स, तो इस इलाके में, इस सीमापुरी में 10,000 लोग रहते हैं। प्रश्न बनेगा बच्चों यहाँ से कितने लोग रहते हैं, तो आपको लिखना है 10,000 rag pickers live here. They have lived here for more than 30 years without an identity. और ये पिछले 30 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। कितने वर्षों से रह रहे हैं? 30 वर्षों से। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। हम कंप्लीट इस चैप्टर को हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम इसके समरी भी करेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, इसके बाद इसके MCQs भी करेंगे। और मैंने आपको बताया अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, ऑनलाइन टेस्ट देकर के मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका ऑनलाइन टेस्ट आपको रियल एग्जाम टेस्ट, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से बच्चों, एजुकेशन राइज। प्ले स्टोर पर आपको हमारा ये ऐप मिलेगा, एजुकेशन राइज नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे इस ऐप में पहुंचेंगे जहां पे हमने क्लास 12 के विभिन्न कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा रहे हैं मात्र मिनिमम 99 रुपीज़ में, ओनली 99 रुपये में हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं। इतना सस्ता कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 99 रुपये का जो कोर्स है पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं और इस कोर्स में आपको मिलेंगी कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी आपको PDF मिलेगी, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो है वो MCQs मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है उस चैप्टर से रिलेटेड आपको मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट। जितने भी चैप्टर हैं उन सबके ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट में बच्चों ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन जब टेस्ट देंगे तो उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने कितने अटेंड किए, हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा तुरंत सबमिट करते ही। कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए, गलत कितने हैं, राइट कितने हैं, जो आंसर आपने गलत किए हैं उसका राइट आंसर क्या है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी ये हमारे ऐप में। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओनली 99 रुपये में, एक भी रुपये आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में 99 रुपये में आपको ये पूरा कोर्स दे रहे हैं। इंग्लिश के अलावा बाकी हमने सब्जेक्ट जो है उसके भी आपको कोर्स मिलेंगे और ये जो चीज़ें बताइए मैंने, इसके अलावा आपको ऑनलाइन क्लास भी वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ऑनलाइन क्लास भी रहती है, एवरीडे आपको मिलेगी ऑनलाइन क्लास, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो एक बार ज़रूर विजिट करिए, ऐप डाउनलोड करिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे हम देखेंगे, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखा हमने, हाँ चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, पिछले 30 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय पत्र के, उनके पास आइडेंटिटी जो है वो नहीं है, उनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है। विदाउट परमिट्स, और उनके पास परमिट भी नहीं है, यहाँ रहने की परमिशन भी नहीं है। बट with ration cards that get their names on voter lists and enable them to buy grains, लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं। आप इनके पास में दूसरा तो कोई परिचय पत्र नहीं है, इनके पास परमिशन भी नहीं है, बट फिर भी इनके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड की वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है। वोटर लिस्ट जो होते हैं जिससे अपन वोट दे पाते हैं, वोटर लिस्ट में इनका नाम शामिल हो गया है। और इससे क्या होता है कि ये लोग जो हैं ये अनाज खरीदने में सक्षम है, अनाज खरीद सकते हैं, ग्रेन खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। और लेखिका यहाँ पे एक लाइन लिखती है कि भोजन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोर इम्पोर्टेंट किसके लिए, जीवित रहने के लिए, फॉर सर्वाइवल जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी परिचय से ज़्यादा जरूरी एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन होता है। तो भोजन इनको मिल जाता है। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर इस पेज से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं।
मैं आपको यहाँ से बता दूं, हल्का सा तो आपको बताना है कि अगर मान ले पूछ लिया जाए कि इन लोगों के घर कैसे हैं, तो इन लोगों के कच्चे घर हैं जिसकी दीवार मड की बनी हुई है, रूफ जो है वो टीन और तारपोलिन की बनी हुई है, और वहाँ पे किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, सेवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, हाउ मेनी पीपल लिव देयर, तो आप लिखेंगे 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि वो कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप लिखेंगे 30 ईयर्स, दे लिव फॉर 30 ईयर्स, वो पिछले 30 सालों से यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड की वजह से वो लोग अनाज खरीदने में सक्षम है। और फिर एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, ये बन सकता है कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, एक्सप्लेन। आप बताइए, समझाइए कि जीवित रहने के लिए परिचय से ज़्यादा जरूरी होता है भोजन, कैसे? तो आप जरूर समझा सकते हैं कि भाई जीवित रहने के लिए अनाज पेट में जाना जरूरी है, पेट भरना जरूरी है, परिचय पत्र नहीं भी होगा तो चलेगा। और बिल्कुल ऐसा ही था कि उनके पास किसी प्रकार की आइडेंटिटी नहीं थी, उनके पास किसी प्रकार की परमिशन नहीं थी, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था और राशन कार्ड की वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल था और वोटर लिस्ट में नाम शामिल होते ही उनको अनाज मिल जाता था। ये उनके लिए पर्याप्त था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे बच्चों। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इफ एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब दिन पूरा होता है, शाम के वक्त दिन समाप्त होने पर, वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, वी वुड रादर लीव हेयर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, से group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers। लेखिका कहती है कि जब मैंने महिलाओं के एक समूह से पूछा, महिलाओं के एक समूह है ना, ग्रुप ऑफ वीमेन, महिलाओं का एक समूह था, महिलाओं का एक ग्रुप था, इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियों में, फटे पुरानी साड़ियों में एक महिलाओं का जो ग्रुप था, उस ग्रुप से जब मैंने पूछा है ना, मैंने जब उनसे पूछा कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि आपने अपने उन बहुत सुंदर हरे भरे मैदानों को और नदियों वाले उस भाग को, उस भूभाग को, उस जमीन को, अपने घर को क्यों छोड़ दिया। तो ये महिलाओं का समूह क्या कहता है कि अगर दिन के समाप्त होने पर हम अपने परिवार को भोजन करा सकें और हम बिना पेट दर्द अगर सो सकें, बिना पेट दर्द का मतलब है कि भूखे पेट नहीं, अगर भूखा पेट है तो पेट दुखेगा, तो भोजन करा सकें, पेट में कुछ अनाज चला जाए, फिर हम शांति से अगर सो सकें और अपने परिवार को अगर भोजन करा सकें, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। वी वुड रादर लिव हेयर, हम यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय उन हरे भरे खेतों में जो कि हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलता था। अनाज क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वहाँ पे तूफान आते थे, तूफानों में उनके घर, उनके खेत बह जाते थे, उनकी फसल बह जाती थी। तो भोजन की तलाश में ये लोग जो है वो यहाँ पे आए थे, और अगर वो मिल जाता है तो इनके लिए पर्याप्त है। wherever they find food they pitch their tents that becomes transit homes। जहाँ भी इन लोगों को भोजन मिल जाता था वहाँ पे ये अपना टेंट गाड़ देते थे और वहीं अपना अस्थायी घर जो है वो इनका हो जाता था। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उन्हीं टेंटों में इनके बच्चे बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और फिर ये लोग भी, ये छोटे छोटे बच्चे भी इनकी आजीविका में शामिल हो जाते हैं। इनका जो सर्वाइवल मैंने जीवित रहने के लिए जो काम धंधा जो लोग बड़े करते हैं, उस बड़े लोगों में ये छोटे छोटे बच्चे भी अपना हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से इनका जीवन चलता है। इस कहानी में लेखिका यही बता रही है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कूड़ा कचरा बिनना। अगर आपको जीवित रहना है तो सीमापुरी में यही काम है। क्या काम है? आपको रैग पिकिंग करना पड़ेगा, कूड़ा कचरा बिनना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से अगर देखा जाए तो इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। ये जो काम है ना, रैग पिकिंग का जो काम, इस रैग पिकिंग के काम ने वर्षों से एक प्राप्त कर लिए, एक चीज़ प्राप्त कर ली। क्या? प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। एक कला हो गई है, तो एक प्रकार की इसने कला का रूप ग्रहण कर लिया है, एक कला हो गई है इनके लिए। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और इन लोगों के लिए जो गार्बेज है वो गोल्ड है, गोल्ड के समान है, सोने के समान है। कचरा इन लोगों के लिए गोल्ड
गोल्ड है क्योंकि कचरा ही तो इनको भोजन उपलब्ध करा रहा है, यही तो इनको कुछ इनकम उपलब्ध करा रहा है। इसलिए गार्बेज इन लोगों के लिए, सीमापुरी में रहने वाले उन 10,000 से ज़्यादा लोगों के लिए गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका दैनिक भोजन है क्योंकि इसी से तो इन्हें भोजन प्राप्त होता है। इसी में से चुन चुन के बच्चे बिन बिन के जो चीज़ें लाते हैं उनको बेचते हैं, पैसा मिलता है और इसी पैसे से अपना पेट भरते हैं। रूफ ओवर देयर हेड, इसी से तो ये अपना मकान बनाते हैं, जैसा भी हो, टीन तारपोलिन की छत वाला, कच्चे मड कीचड़ से बना हुआ, जैसा भी हो, लेकिन इस गार्बेज की वजह से इनको अपना घर मिलता है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो छूती हुई रूफ क्यों नहीं हो, वो छत जो है ना, जहाँ से भले पानी क्यों नहीं टपकता हो, लेकिन फिर भी छत जो है वो कैसे उपलब्ध हुई है, इस गार्बेज की वजह से इन लोगों को छत नसीब हुई है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये गार्बेज जो है, गार्बेज इन लोगों के लिए तो इस प्रकार लेखिका ने बताया कि यही इनका भोजन है, यही इनके लिए सोना है, यही इनके लिए घर है, मकान है, सब कुछ है। लेकिन बच्चों के लिए ये गार्बेज इससे भी बड़ी चीज़ है। बच्चों के लिए गार्बेज जो है वो इससे भी बड़ी चीज़ है। लेखिका क्या कहती है यहाँ पे कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट। यहाँ पे साहिब लेखिका से कहता है कि मैं कभी कभार, मुझे जो है इस कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। आगे क्या कहता है, हीज आइज लाइटिंग अप, और फिर कुछ उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी खुशी झलकती है जब वो पैसे का नाम लेता है कि मुझे कभी 1 रुपया मिलता है, कभी कभार तो 10 रुपये मिल जाते हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। अब यहाँ पे क्या कह रही है लेखिका कि अगर आपको गार्बेज में, अगर आपको कभी एक चांदी का सिक्का मिल जाए, है ना, हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर में अगर आपको एक चांदी का सिक्का मिल गया तो उसके बाद आप संतुष्टि नहीं कर लोगे, चलो आज तो मेरे को चांदी का सिक्का मिल गया, अब नहीं ढूंढना, नहीं, ऐसा नहीं करोगे, बल्कि और ज़्यादा आप उसमें अपना ध्यान लगाओगे और ज़्यादा आप सर्च करोगे कि हो सके कुछ और मिल जाए, हो सके ज़्यादा मिल जाए। तो कहते हैं यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, उसके बाद आप वो ढूंढना बंद नहीं कर देते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, लेकिन फिर और ज़्यादा प्राप्त करने की आशा जागृत हो जाती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है, लेखिका कहती है कि इन बच्चों के लिए कचरा जो है अलग अर्थ रखता है इनके माता पिता से, है ना। इट हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इनके माता पिता के लिए तो क्या है कचरा, इनके पेरेंट्स के लिए तो कचरा एक प्रकार से मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जीवित रहने का एक जरिया है, वही उनके लिए भोजन है, वही उनके लिए छत है, वही उनके लिए मकान है। लेकिन बच्चों के लिए इसका अर्थ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा कि गार्बेज, व्हाट इज द मीन्स ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज का क्या अर्थ है। तो आपको लिखना है कि गार्बेज इज अ रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन। गार्बेज बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए क्या है, उनके पेरेंट्स के लिए ये एक जीवित रहने का एक जरिया है, एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। लेकिन बच्चों के लिए ये है रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह है, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट। मैंने साहिब को एक दिन एक फेंस्ड गेट मतलब दरवाज़ा जो कि जिस पे दीवारें मतलब एक प्रकार से जैसे बाड़ कहते हैं ना, बाड़, कंटीली बाड़ जैसे होती है, उस बाड़ के पास एक दरवाज़ा था। दरवाजे पे मैंने खड़े हुए उसे देखा, मैंने साहिब को वहाँ पे खड़े हुए देखा। ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास के एक क्लब की जो फेंस्ड गेट था, दीवारों से या फिर यूँ कह सकते हैं बाड़ से घिरे हुए एक गेट के पास मैंने खड़े हुए देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस,
क्या कर रहा था वहां पे साहेब दो यंग मैन को जो कि वाइट ड्रेस पहने हुए थे और टेनिस खेलते हुए देख रहा था, उनको उन दोनों लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने कहा मुझे खेल पसंद है। साहिब ने अनिस जंग से कहा मुझे टेनिस का खेल जो दो लोग खेल रहे थे वो मुझे पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और इस दीवार के इस बाड़ के पीछे खड़े खड़े मैं देख रहा हूं, मुझे संतुष्टि मिलती है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और जब अंदर कोई नहीं होता है जहां पे ये लोग खेल रहे हैं उस लॉन में वहां पे ग्राउंड में, तो वहां जब कोई नहीं होता है तो साहिब कहता है मैं अंदर जाता हूं। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और फिर आगे वो कहता है कि जो गेट कीपर है वो मुझे वहां पे झूला झूलने देता है। अंदर जो जहां पे ग्राउंड था उस ग्राउंड में झूले भी होंगे, तो कहता है कि वो मुझे गेट कीपर मुझे झूला, स्विंग मैंने झूला, तो वो मुझे झूला झूलने देता है, मैं अंदर जाता हूं जब यहां पे कोई नहीं होता है। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है कि साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब भी इस समय जूते पहने हुए था, और वो जूते किसके थे, वो टेनिस शूज पहने हुए था, लेकिन ये जूते जो है ना ये उसकी जो ड्रेस थी उस ड्रेस पे कुछ अजीब लग रहे थे। उसके जो शॉर्ट्स, उसका डिसकलर्ड शॉर्ट्स एंड शॉर्ट, उसके शर्ट का कलर और उसके शॉर्ट यानी नेकर का जो कलर था वो मैच नहीं कर रहा था उसके जूतों के साथ में, थोड़ा सा अजीब लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। जब लेखिका ने देखा जूते पहने हुए तो उसने व्याख्या करते हुए मतलब समझाते हुए लेखिका से कहा कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, तथ्य ये था, वास्तविकता ये थी कि ये जूते जो है वो किसी धनवान लड़के के थे, किसी पैसे वाले लड़के के थे, हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, और उस बच्चे ने ये जूते पहनने से मना कर दिया था क्योंकि इन दोनों जूतों में से किसी एक जूते में छेद हो गया था नीचे, और इसलिए वो उस धनवान बच्चे ने, उस रिच बच्चे ने नहीं पहना, और वो जूते जो है वो इसको मिल गए साहिब को। डज नॉट बोदर हिम, और इससे इस साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, साहिब कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, और ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे लड़के के लिए जिसने कभी जूते नहीं पहने हो या जो बेयर फुट यानी नंगे पांव घुमा हो और उसको अगर इस प्रकार से जूते मिल जाए भले ही उसमें एक छेद क्यों नहीं हो, वो उसके लिए ऐसा है जैसे उसका स्वप्न सच होने के समान। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन ये खेल जो टेनिस का जो बच्चा अभी देख रहा था, ये गेम तो उसके जिसको ये देख रहा है इतने ध्यान से, इतने इंटेंटिवली, जितना गौर से देख रहा था, वो उसकी पहुंच से बाहर की बात थी, वो उसकी पहुंच में नहीं था। जूते तो इसे नसीब हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखो लिखा हुआ है दिस मॉर्निंग लेखिका क्या कहती है कि दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हीज वे टू द मिल्क बूथ। साहिब जो है, लेखिका कह रही है कि वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, एक मिल्क का बूथ मतलब मिल्क की छोटी सी दुकान या टी स्टॉल जहाँ पे चाय बनती है वहाँ पे जा रहा था। इन हीज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और आज उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। कैनिस्टर मतलब स्टील का जो कैन होता है ना, दूध का जो कैन होता है, वो उसके हाथ में था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने कहा मैं सड़क के उस किनारे पे एक टी स्टॉल यानी चाय की एक दुकान पे काम करता हूँ, अनिस जंग से उसने कहा। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूर ऐसे इशारा करते हुए कहा कि मैं वहां पे उस टी स्टॉल पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज इन ऑल माई मील्स, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहा उसने कि मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं, और मुझे दिन का जो भोजन होता है, सभी टाइम का भोजन, वो मुझे दिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि उसे कितने पैसे मिलते थे, तो उसे 800 रुपीज़ मिलते थे और दोनों टाइम का भोजन उसे मिलता था। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, अनिस जंग कहती है जब मैंने उससे पूछा क्या ये काम तुम्हें पसंद है, जो तुम काम कर रहे हो टी स्टॉल पे, ये काम तुम्हें पसंद है, तो कहता है हीज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसके चेहरे पे एक प्रकार से जो भाव थे वो बदल गए, थोड़ा सा उदास हो गया, मायूस हो गया। इसका मतलब ये था कि उसे वो काम पसंद नहीं था, बोला नहीं मुंह से, लेकिन उसके चेहरे के भाव थोड़े से बदल गए, तो मैंने उसे देखा कि वो काम उसे पसंद नहीं था। द स्टील कैनिस्टर
canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। लेखिका यहाँ पे कह रही है कि उसके हाथ में जो स्टील का कैनिस्टर था, स्टील का जो दूध का जो कैन था, वो कैन उस बैग से ज़्यादा भारी था। कौन सा बैग? जब वो कूड़ा कचरा बीनने के लिए अपने कंधे पे अपना खुद का बैग लेकर के चलता था तो वो बैग उसे ईजी लगता था, हल्का लगता था, और ये उस ज़्यादा हैवी लग रहा था। द बैग वॉज हिज, क्यों? क्योंकि वो बैग तो उसका खुद का था, है ना, उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, लेकिन ये जो कैन था ये उस दुकान वाले का था, उस चाय के दुकान वाले का था। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, और साहेब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, बल्कि वो एक नौकर हो गया। वो दूसरे के अधीन काम करता है, वो दूसरे के कहे अनुसार अब जो है उसे अपना काम करना होता है। तो बच्चों, ये जो कहानी हमने पढ़ी है साहिब ए आलम की कहानी, और इस साहिब ए आलम की कहानी में हमने देखा, कंप्लीटली आपने देखा होगा कि हमने इसे कंप्लीट पढ़ा। वो शुरू में जब लेखिका से मिलता है, उसके बाद में उनके जूतों के बारे में बातचीत होती है, उसी दौरान लेखिका कोई और एक स्टोरी सुनाती है मंदिर वाली, जहाँ बच्चे को जूते चाहिए होते थे। उसके बाद में फिर देखा कि लेखिका इनके वहाँ पे जाती सीमापुरी में महिलाओं से मिलती, बातचीत करती। इस तरीके से हमने कंप्लीटली, और इसके जितने भी डिफिकल्ट मीनिंग्स थे वो भी मैंने साथ साथ में आपको बता दिए हैं। और मैंने ये बताया कि जो वीडियोस हैं, आप अगर सारे वीडियोस एक ही जगह पे प्राप्त करना चाहते हो, साथ ही साथ लाइव क्लास भी अगर आप अटेंड करना चाहते हो, पीडीएफ वीडियोस, एमसीक्यूज, सब कुछ अगर आप एक ही जगह, और ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ मैं अपना नंबर दे देता हूँ। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर जैसे ही हमारी लाइव क्लास होती है तो उसका लिंक हम प्रोवाइड कराते हैं, उस क्लास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल करवाते हैं। तो आप मेरा ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, नंबर आप अपना सेव कर लीजिए। मेरा नंबर है मेरा 9079622989, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेगी। हमारे वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, लाइव क्लास के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा, पीडीएफ वगैरह के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। किसी प्रकार का अगर आपका कोई क्वेरी हो, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स परचेज कर लेते हैं तो उसको आपको एक और नंबर मिलेगा जो मेरा परमानेंट नंबर है, उस पर आप मुझे कॉल पर भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कोर्स लेना पड़ेगा तभी मिलेगा। कोर्स लेते ही आपको हमारे ऐप में वो नंबर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे ही आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो अभी तक जितने बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है वो उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उन सारे बच्चों का ग्रुप आप भी उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे। फिर आपस में किसी भी बच्चे से अगर आप बातचीत भी करना चाहते हो तो आप वहाँ पे ऐप के माध्यम से बातचीत कर सकते हो। उनकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी है, तैयारी कैसे करते हैं वो लोग, आप कैसे तैयारी करना चाहते हो, सारी चीज़ें मिलेगी। और हमारा जो ऐप है बच्चों, मैं बता दूं आपको, उस ऐप में पिछले 10 सालों के 2010 से लेकर के अभी तक के जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं 2023 तक के, इन समस्त एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो टॉपर्स स्टूडेंट रहे हैं, इन टॉपर स्टूडेंट की कॉपीज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उनकी कॉपीज़ भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, आपको वहाँ पे सारा मिलेगा। और इंग्लिश का जो पूरा कोर्स है, इंग्लिश के पूरे कोर्स के अपन चैप्टर्स पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं। इंग्लिश के अलावा हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं और सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज हमारे ऐप में दिए हुए हैं। प्रत्येक कोर्स की रेट जो है, इसकी प्राइस जो है वो मात्र 99 रुपये, ओनली 99 रुपये के साथ पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ इन कोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, आप कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। इसका जो सेकंड पार्ट है, जो मुकेश वाली कहानी है, इस मुकेश वाली कहानी को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो अपन थोड़ा टुकड़ों में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।